So let us start with our class of CRPC. CRPC 1973 Act number 2 of 1974. कौन थे इसके चेयरमैन ऑफ द 41st लॉ कमीशन हु जस्ट रिकमेंडेड दिस कोड? KVK सुंदरम was the person. ये प्रीलिम्स में पूछ लिया जा सकता है और अदरवाइज इंटरव्यू में ऐसा सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन आ ही जाता है और जो अक्सर हम लोग स्किप कर जाते हैं क्योंकि ये बेयर एक्ट में तो मिलेगा नहीं. बेयर एक्ट में ना तो 41st लॉ कमीशन के बारे में लिखा है ना द चेयरमैन ऑफ दिस कमिटी के बारे में लिखा है. तो ये चीज़ें हमें थोड़ा सा नॉलेज में रख लेनी चाहिए, इंपॉर्टेंट रहती हैं. This code was enacted on 25th of January but was enforced from 1st April. और सबसे यूनिक थिंग यहाँ पे ये है कि ज़्यादातर कोड जो है जो उनका ईयर होता है लाइक कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 तो एक्ट नंबर भी वो उसी का होता है बट यहाँ पे ये एक्ट नंबर 1974 का है. ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है. दिस वाज formed in 1973 but was got the assent from the governor in 1974. Not governor, the president, sorry, got the assent from the president in 1974. और इसका रीजन है कि इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज एक्ट नंबर 2 ऑफ 1974. ठीक है. चैप्टर 7 से हम डील कर रहे हैं विच इज कंसर्निंग टू द प्रोसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल्स और थिंग्स. कोई भी चीजें जो कोर्ट ये चाहता है कि ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग, ड्यूरिंग द ट्रायल उसके सामने प्रेजेंट की जाए, या फिर कोई पुलिस ऑफिसर ये चाहता है कि कुछ आर्टिकल्स, कुछ डॉक्यूमेंट्स फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन उसे प्रेजेंट किए जाएं. सो इन दिस सिचुएशन द summons can be issued. Section 91 and 92 deals with that. Search warrant can also be issued. Section 93 and 94 we already discussed regarding that. Now we will start with the section 95 today, which tells us about the power to declare certain publications forfeited and to issue search warrant for the same. हमारा आज का टॉपिक क्या स्टार्ट कर रहे हैं हम कि अगर कोई ऐसा पब्लिकेशन है, पब्लिकेशन का मीनिंग आप सब जानते ही हैं कि क्या बोला जाएगा, अनुराग बताएंगे शायद इसके बारे में कि हिंदी में पब्लिकेशन को क्या बोला जाएगा. वैसे तो छपाई होती है लेकिन एक पर्टिकुलर टर्म इसके लिए जो यूज किया जाए, तो कोई न्यूज़पेपर है, कोई बुक है, कोई मैगजीन है, कोई पैम्पलेट्स हैं, कोई भी ऐसे पब्लिकेशंस जो कि ऑब्जेक्शनेबल नज़र आते हैं या कोर्ट को ऐसा लगता है, अथॉरिटी को ऐसा लगता है कि ये नहीं सर्कुलेट होने चाहिए, तो उनको एक तो फोरफीट किया जाएगा. फोरफीट का मतलब क्या है, उनको उनका पब्लिकेशन पे बैन लगाया जाएगा कि इनका पब्लिकेशन स्टॉप किया जाए. और दूसरा, सर्च वारंट इशू किया जाएगा उनके सर्च के लिए कि कहाँ कहाँ पे ऐसा पब्लिकेशन हो रहा है और उन कहाँ कहाँ पे उनको स्टोर करके रखा है, कहाँ पे उनका प्रोडक्शन हो रहा है, कहाँ पे उनका एक्यूमुलेशन हो रहा है, वो सारी चीज़ों के लिए सर्च वारंट भी इशू किया जाएगा. इससे डील करता है सेक्शन 95. जो हमारा ये चैप्टर है 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट पार्ट सम्मन से रिलेट करता था जिसमें सिर्फ 2 ही सेक्शन है, और ये सेकंड पार्ट सर्च से रिलेट करता है जिसमें सारे प्रोविजन सर्च के आ रहे हैं कि किस किस सिचुएशंस में सर्च की जरूरत पड़ सकती है, कौन कौन सर्च के ऑर्डर दे सकता है और किस किस तरह से सर्च किया जा सकता है. तो यहाँ पे सेक्शन 95 डील कर रहा है पावर टू डिक्लेयर सर्टेन पब्लिकेशंस फॉरफिटेड. कुछ पर्टिकुलर पब्लिकेशंस को फॉरफिट का ऑर्डर कर दिया जाएगा, ठीक है, डिक्लेयर कर दिया जाएगा, और साथ में टू इशू सर्च वारंट फॉर द सेम, और उनके सर्च के लिए, उनकी तलाशी के लिए, उनकी खोज के लिए वारंट भी इशू किया जा सकेगा. ठीक है. तो ऐसा कब किया जाएगा उसके लिए देखिए, स्टार्ट करते हैं हम सेक्शन 95 से. वेयर, इसको मैं अंडरलाइन भी करता जाऊंगा तो आप लोग को हाईलाइट रहेगा. वेयर एनी न्यूज़पेपर, तब यहाँ पे ये पब्लिकेशन बता रहे हैं कि पब्लिकेशन कौन कौन से हो सकते हैं. एनी न्यूज़पेपर और एनी बुक, ठीक है, एनी डॉक्यूमेंट, कोई न्यूज़पेपर, कोई बुक या कोई पैम्पलेट या कोई डॉक्यूमेंट, कोई भी जर्नल, कोई भी मैगजीन, बुक में वो सब कुछ इंक्लूड हो गया, ठीक है, या डॉक्यूमेंट में आ गया, जो पैम्पलेट वगैरह होते हैं वो डॉक्यूमेंट में आ गया. अब ये जो चीजें हैं, वेरेवर प्रिंटेड अपीयर्स टू द स्टेट गवर्नमेंट, किसकी बात आ रही है, ये है स्टेट गवर्नमेंट के लिए. स्टेट गवर्नमेंट को अगर ऐसा लगता है टू कंटेन एनी मैटर द पब्लिकेशन ऑफ विच इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 124A.
सेक्शन 124A काफी यू कैन से पॉपुलर और कंट्रोवर्शियल सेक्शन है, अक्सर ये चर्चा में बना रहता है। तो आप में से अगर किसी को याद आ रहा हो तो बता सकते हैं सेक्शन 124A में क्या है। सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी, ऑब्वियसली सेक्शन 124A डील करता है सेडिशन से रिलेटेड, जिसको हम कहते हैं राजद्रोह। ठीक है, यहाँ पे क्या मैसेज है, क्या तो सेक्शन 124A तो रिलेट करता है सेडिशन से रिलेटेड, राजद्रोह। क्या किसी ने भी कोई ऐसा स्टेटमेंट बोल दिया गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, कंट्री के अगेंस्ट में, तो उसके ऊपर 124A लगा के और उसको जेल में डाल देंगे। फिर आता है सेक्शन 153A B, देन 292 एंड 293, ये तो ऑब्जेक्शनेबल ऑब्सीन मटेरियल से डील करते हैं, किसी कोई भी अश्लील साहित्य वगैरह पब्लिश करना। और 153A और 153B ये किससे डील करते हैं? 153A में तो दिया है प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स, किसी भी संप्रदाय में या किसी भी जाति संप्रदाय वगैरह में किसी तरह का विद्रोह क्रिएट करना, किसी रेशियल ग्रुप में, किसी प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे। और नेशनल इंटीग्रिटी 153B में भी आ रहा है, नेशनल इंटीग्रिटी से रिलेटेड कोई पब्लिकेशन ऐसा करना। तो ये सब चीजें हैं, ये सेक्शंस को आप रीड भी कर सकते हैं इनको, कि इनमें पर्टिकुलर क्या लिखा है। इन सेक्शंस के अकॉर्डिंगली अगर किसी ने कुछ पब्लिश किया है, कोई वस्तु प्रकाशित की है, कोई न्यूज़पेपर, कोई किताब, कोई भी अदर डॉक्यूमेंट, तो और स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि ये जो प्रिंट किया गया है, और इन सब में कहीं ना कहीं क्या है, नेशनल इंटीग्रिटी से रिलेटेड, नेशनल हार्मनी से रिलेटेड, नेशनल पीस से रिलेटेड बातें हैं, द स्टेट गवर्नमेंट मे डिक्लेयर, अगेन कौन डिक्लेयर कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट ऐसा कर रही है। सो द स्टेट गवर्नमेंट मे डिक्लेयर every copy of the newspaper, book or other document forfeited to the government। ये सब गवर्नमेंट के पोजीशन में चला जाएगा और गवर्नमेंट इसको जब्त कर लेगी। forfeited यानी कि जब्त कर लेगी। ये है सेक्शन 95। सेक्शन 95 में अभी तक मैंने जितना पढ़ा है उसमें कहीं पे भी आपको ये देखने के लिए नहीं मिला होगा, किसी कोर्ट वगैरह के बारे में नहीं आया है। स्टेट गवर्नमेंट को अगर ऐसा अपीयर होता है कि सेक्शन 124A, 153, 153B, 292, 293, 295A ऑफ आईपीसी, इनमें कोई पब्लिकेशन किया गया है, तो स्टेट गवर्नमेंट में डिक्लेयर एवरी कॉपी ऑफ दैट न्यूज़पेपर और बुक और दैट डॉक्यूमेंट टू बी फॉरफिटेड। स्टेट गवर्नमेंट ही डिक्लेयर करेगी उसके फॉरफीचर के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी भी स्टेज पे किसी के भी माइंड में कोई डाउट अराइज हो तो आप बीच में ही पूछ सकते हैं। फर्दर क्या लिखा है? अभी तक तो हमने ये देखा कि कौन सी चीज़ों के पब्लिकेशन को फॉरफीचर की बात की जाएगी और किसके पास में पावर होगा कि उनको फॉरफीचर करे। तो गवर्नमेंट के पास में पावर है उनको फॉरफीचर के डिक्लेरेशन की। एंड कौन से मटेरियल उसमें होगा? एक तो होगा न्यूज़पेपर, दूसरा होगा बुक्स, तीसरा होगा जो डॉक्यूमेंट्स। सेक्शंस कौन से आपके चाहिए उसमें? जो आईपीसी के 124A, 153A एंड बी, 292, 293, 295A, ये सेक्शंस के अंडर में अगर कोई पब्लिकेशन हुआ है तो। ठीक है, फर्दर क्या लिखता है? एंड देयर अपॉन एनी पुलिस ऑफिसर। अब आ गया, एनी का मतलब एनी पोस्ट, एनी पुलिस ऑफिसर मे सीज द सेम वेयर एवर फाउंड। तो वो क्या कर सकता है? वो फॉरफिट नहीं करेगा, वो उस आर्टिकल को, ऐसी कोई चीज उसको मिलती है, किसी पुलिस ऑफिसर की नॉलेज में आता है कि भाई इस बिल्डिंग में, इस कमरे में, इस प्रेमिसेस में ऐसे कोई आर्टिकल्स रखे हैं, तो उनको वहां जाके सीज कर देगा, उस कमरे को वहां पे सील कर देगा, लॉक कर देगा और इन्फॉर्म करे। एंड एनी मजिस्ट्रेट। अब आ गया मजिस्ट्रेट के बाद। देखिए जो फर्स्ट पैराग्राफ था उसमें स्टेट गवर्नमेंट से डील किया हमने, सेकंड पॉइंट में हमने डील किया, उसको मैंने इसीलिए पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। बुक में तो आप वेयर एक्ट में तो आप देखेंगे तो वेयर एक्ट में वो कंबाइंड एक ही होता है, तो थोड़ा सा लेंदी सा लगता है। तो सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट से हमने फॉरफीचर की डील कर लिया। पुलिस ऑफिसर क्या कर सकता है? सीज कर सकता है। एनी मैजिस्ट्रेट मे बाय वारंट ऑथराइज द पुलिस ऑफिसर। तो मैजिस्ट्रेट के पास में क्या पावर है? वारंट इशू करने की पावर है। वारंट इशू करके ऑथराइज करेगा वो पुलिस ऑफिसर को। पुलिस ऑफिसर
नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। पुलिस ऑफिसर, ऐसा नहीं कि किसी भी पुलिस ऑफिसर को ले लेंगे, पुलिस ऑफिसर जो लेंगे ही शुड नॉट बी द बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, कम से कम सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, सर्किल इंस्पेक्टर, मतलब सब इंस्पेक्टर या उससे ऊपर की रैंक वाला होना चाहिए। हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल वो सब नहीं चलेंगे। सो एनी मैजिस्ट्रेट में बाय वारंट ऑथराइज्ड एनी पुलिस ऑफिसर बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। तो मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, ऑथराइज कर देगा सब इंस्पेक्टर या उससे अबव रैंक वाले पुलिस ऑफिसर को, किस बात के लिए, टू एंटर अपॉन and search for the same in any premises where any copy of such issue or any such book or other documents may be or may be reasonably suspected to be। क्या सर्च, क्या ऑथराइज किया उसने वारंट से, वारंट से इशू किया कि जिस भी किसी प्रेमिसेस में या किसी बिल्डिंग में अगर कोई सस्पेक्शन है ऐसे किसी मटेरियल के होने का, तो आप उस बिल्डिंग में, उस प्रेमिसेस में एंटर कर सकते हैं और आप उसे सर्च कर सकते हैं, सर्च फॉर द सेम। ये था हमारा सेक्शन 95। 3 पार्ट्स में टोटल कवर हो रहा है सेक्शन 95, है ना। इसको एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं सेक्शन 95 को। सबसे पहला पार्ट क्या बोल रहा है, सबसे पहला पार्ट स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स को स्पेसिफाई करता है। उसमें क्या बोलता है, उसमें बोल रहा है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कोई न्यूज़पेपर, बुक या फिर डॉक्यूमेंट ऐसा कुछ पब्लिश कर रहे हैं विच इज ऑब्जेक्शनेबल एंड इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 124A, 153A एंड बी, 292, 293, 295A ऑफ आईपीसी, इनमें पनिशेबल जो ऑफेंस हैं उससे रिलेटेड अगर कुछ मैटर पब्लिश किया जा रहा है तो ऐसे पब्लिकेशन को फॉरफीचर के लिए डिक्लेयर कर देगी स्टेट गवर्नमेंट। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। द स्टेट गवर्नमेंट मे डिक्लेयर फॉर द फॉरफीचर ऑफ एवरी कॉपी ऑफ सच पब्लिकेशन। ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है पुलिस ऑफिसर मे सीज द सेम। पुलिस ऑफिसर ऐसे सारे पब्लिकेशन को सीज कर सकता है। और अच्छा, कहाँ पे सीज कर सकता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। देखो इसमें अंडरलाइन करता हूं मैं, पुलिस ऑफिसर सीज कर सकता है कहाँ पे, वेयर एवर फाउंड इन इंडिया। ऐसा नहीं है कि उसका पर्टिकुलर जो उसका लोकल एरिया है या वहीं पे कहीं पे भी पुलिस ऑफिसर गया है और वहां पे उसको नजर आता है कि भी ऐसा कुछ पब्लिकेशन हो रहा है, सो वेयर एवर फाउंड इन इंडिया, जहां पे भी उसको मिलेगा वहां पे उस ऐसे पब्लिकेशन को सीज कर सकता है। सीज करके ऑब्वियसली फिर वो मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करेगा। तो ये सेकंड पार्ट हो गया। और थर्ड पार्ट में क्या आता है, थर्ड पार्ट में आता है मजिस्ट्रेट की पावर। मजिस्ट्रेट की पावर में क्या है, मजिस्ट्रेट वारंट इशू करके ऑथराइज करेंगे पुलिस ऑफिसर को कि आप किसी भी ऐसे प्रेमिसेस में जहां पे सस्पेक्शन है ऐसे पब्लिकेशंस के प्रोडक्शन का या फिर एक्यूमुलेशन का, ऐसे प्रेमिसेस में एंटर करो, एंटर करके उसे सर्च करो, सर्च करने के बाद में उसे सीज करो और सीज करने के बाद में स्टेट गवर्नमेंट से उसको फोरफिट कर पाओ। ये टोटल हो गया हमारा सेक्शन 95। ठीक है। सेक्शन 96 की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन 96 डील करता है रिगार्डिंग एप्लीकेशन टू द हाई कोर्ट। अब यहाँ पे एक तरह से आप कह सकते हैं जिसकी प्रॉपर्टी को, जिसके मटेरियल को फोरफीट कर दिया गया है उसके राइट्स के बारे में बात की जा रही है। एक मिस्टर एक्स है, पुलिस ऑफिसर जो था वो गया उसके पास में कि भाई मुझे रिश्वत दो, उसने मना कर दिया। बोले किस बात के लिए रिश्वत दूं, बोले ठीक है नहीं दोगे मैं आपकी प्रॉपर्टी सीज कर रहा हूँ। पावर है पुलिस ऑफिसर, हमने देखा सेक्शन 95 में पावर है पुलिस ऑफिसर के पास में सीज करने की। बाद में जब इन्वेस्टिगेशन होगी, इंक्वायरी होगी, वो एक अलग मैटर है, एक बार तो कर दिया सीज। तो अब वो जो ओनर था उसके पास में क्या है, उसके पास में सेक्शन 96 का पावर है। ठीक है। वो क्या करेगा, वो हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएगा। किस बात के लिए, टू सेट असाइड द डिक्लेरेशन फॉर फॉरफीचर। जो स्टेट गवर्नमेंट ने उसके पब्लिकेशन को फॉरफीट कर दिया, उसकी जो बुक्स थी, उसकी जो न्यूज़पेपर था, उसके जर्नल्स थे, डॉक्यूमेंट्स थे, उनको फॉरफीचर करके रख लिया उसने स्टेट गवर्नमेंट में अपने पास में। तो हाई कोर्ट में वो एप्लीकेशन लगाएगा कि इनका ये जो फॉरफीचर है इसको सेट असाइड किया जाए। सेट असाइड यानी कि इसे नल एंड वॉइड किया जाए, इनका ये जो ऑर्डर था उसे रद्द किया जाए। सेट असाइड का मतलब ये है, जिससे कि मेरा जो न्यूज़पेपर है उसमें दोबारा से पब्लिश कर सकूं, ये जो मेरी बुक है इसे मैं दोबारा से पब्लिश कर सकूं। ऐसा वो हाई कोर्ट के पास में एप्लीकेशन लगा सकता है। कौन, जिसकी प्रॉपर्टी सीज की गई है, जिसकी प्रॉपर्टी के फॉरफीचर के लिए डिक्लेरेशन हुआ है, वो हाई कोर्ट के पास में जा सकता है और हाई कोर्ट के पास में इस बात के लिए एप्लीकेशन लगा सकता है।
फिर हाई कोर्ट देखेगी, द हाई कोर्ट विल इंक्वायर इनटू द मैटर कि हाँ भाई वाकई में ऐसा कुछ था क्या जो सेक्शन 124A में कवर हो रहा हो, या 153A और B में कवर हो रहा हो, या सेक्शन आपके 292 में आ रहा हो, 295A में आ रहा हो, 293 में आ रहा हो, ऐसा कुछ है क्या? अगर नहीं है तो इमीडिएटली वो ऑर्डर को सेटिसाइड कर, डिक्लेरेशन ऑफ फॉरफीचर को सेटिसाइड के ऑर्डर कर देंगे। अगर हाई कोर्ट को लगता है कि हाँ ऐसा कुछ है तो सही, इसमें पब्लिकेशन में ऑब्जेक्शनेबल है, तो हाई कोर्ट ऐसा भी ऑर्डर कर सकती है कि ठीक है, आप इस जो ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल है या ऑब्जेक्शनेबल पार्ट ऑफ दिस बुक है, ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल ऑफ दिस न्यूज़पेपर है, इसे आप रिमूव करके और फिर आगे से ऐसा आप नहीं पब्लिश करोगे, इसके बारे में आप अगर मानते हो तो हम आपको फॉरफीचर को सेटिसाइड करते हैं। तो इस तरह से वो इंक्वायरी करेगा हाई कोर्ट, ऐसे डिक्लेयर डायरेक्टली एकदम सेटिसाइड नहीं कर देगा, बट जो वो पर्सन है जिसकी प्रॉपर्टी को फॉरफीट कर दिया गया है उसके पास में पावर है, उसके पास में राइट है, नॉट पावर, उसके पास में ये राइट है कि वो हाई कोर्ट में सेटिसाइड के लिए एप्लीकेशन करे। तो देखते हैं क्या प्रोसीजर उसके लिए रहेगा। एनी पर्सन हैविंग एनी इंटरेस्ट, एनी पर्सन हैविंग एनी इंटरेस्ट इन एनी न्यूज़पेपर। तो पहली बात तो ये आ रही है, यहाँ पे बात आ रही है एनी पर्सन की, लेकिन एनी पर्सन का मतलब ये नहीं कि पड़ोसी, जिसका उसमें कुछ ना कुछ इंटरेस्ट है। एनी इंटरेस्ट इन एनी न्यूज़पेपर, बुक और अदर डॉक्यूमेंट में विद इन 2 months, टाइम पीरियड दे रखा है, इंपॉर्टेंट बात है, 2 months के बियॉन्ड फिर कुछ नहीं हो सकेगा। Within 2 months from the date of publication in the official gazette of such declaration, स्टेट गवर्नमेंट ने ऑफिशियल गजट में जिस डेट पर ये पब्लिश किया था कि इसकी ये प्रॉपर्टी, इसका ये डॉक्यूमेंट, इसका न्यूज़पेपर, इसकी ये बुक फॉरफिट किया जा रहा है, उस पब्लिकेशन की डेट से विद इन 2 months अप्लाई टू द हाई कोर्ट टू सेट असाइड द डिक्लेरेशन। तो सब सेक्शन नंबर 1 क्या स्पेसिफाई कर रहा है? सिर्फ एक बात स्पेसिफाई कर रहा है रिगार्डिंग द लिमिटेशन कि विद इन 2 months ऑफ द पब्लिकेशन ये अपील ये एप्लीकेशन फाइल होनी चाहिए हाई कोर्ट में विद इन 2 months। ठीक है, सब सेक्शन 2 को देखिए। एवरी सच एप्लीकेशन शैल वेयर द हाई कोर्ट कंसिस्ट्स ऑफ 3 or more judges be heard, and where the High Court consists of less than 3 judges, such special bench shall be composed of all the judges of the High Court। क्या बोल रहा है सबसेक्शन नंबर 2? ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी नॉलेज के हिसाब से, कि ऐसी कोई भी एप्लीकेशन जो सबसेक्शन 1 में लगाई गई है रिगार्डिंग फॉर द पर्पज ऑफ सेटिंग असाइड द डिक्लेरेशन ऑफ फॉरफीचर, इस एप्लीकेशन को कहाँ लगाया जाएगा? ऐसे बेंच में लगा, ऐसे जजेस के सामने लगाया जाएगा हाई कोर्ट में जो कि कम से कम 3 या मोर जजेस की बेंच होनी चाहिए। हम सब जानते हैं कि हाई कोर्ट में सिंगल बेंच होती है, डिवीजन बेंच होती है, देन 3 जजेस की, 4 जजेस की, ऐसे जजेस नंबर ऑफ हो सकते। तो यहाँ पे मिनिमम क्या दिया है कि कम से कम 3 जजेस की बेंच होनी चाहिए, 3 या मोर जजेस की बेंच हो, वहाँ पे एप्लीकेशन लगनी चाहिए। सिंगल बेंच में नहीं जाएगा, डिवीजन बेंच में नहीं जाएगा। लेकिन अगर ऐसा कोई कोर्ट हो कि वहाँ पे 3 जजेस की बेंच नहीं है, 3 या मोर जजेस की, तो उसके लिए फिर क्या बोल रहा है? उसके लिए स्पेशल बेंच, फॉर दैट पर्पज स्पेशल बेंच शैल बी कंपोज्ड। तो वहाँ पे ऐसे ऑल द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट की स्पेशल बेंच कंपोज की जाएगी और फिर ये एप्लीकेशन फाइल होगी। ठीक है, ये सबसेक्शन 2 दे रहा है। सबसेक्शन 1 में क्या है? विद इन 2 months एप्लीकेशन अप फाइल होनी चाहिए। और सबसेक्शन 3 क्या, सॉरी सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है? मिनिमम 3 और मोर जजेस की बेंच होनी चाहिए, और अगर 3 जजेस से कम है तो फिर स्पेशल बेंच शैल बी कंपोज्ड। उसके लिए स्पेशल बेंच इस पर्पज के लिए कंपोज की जाएगी भाई, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का अगेंस्ट में डिक्लेरेशन पावर ऑर्डर देना है। पावर ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ फॉरफीचर किसने किया है? स्टेट गवर्नमेंट ने। अब स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में अगर कोई ऑर्डर देना है तो उसके लिए कम से कम 3 जजेस की बेंच तो होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो फिर कंपोज की जाएगी। ठीक है, सबसेक्शन 3 देखिए। इफ कोर्ट हियरिंग द एप्लीकेशन विद रेफरेंस टू एनी न्यूज़पेपर, एनी कॉपी ऑफ सच न्यूज़पेपर मे बी गिवन इन एविडेंस। तो जो कोर्ट ये सुन रही है तो ऑब्वियसली उस न्यूज़पेपर की
या फिर उस बुक की या उस डॉक्यूमेंट की एक कॉपी वहां पे एज एन एविडेंस तो प्रेजेंट किया जाएगा, जब तभी तो प्रूव कर पाएंगे कि इसमें ऐसा कुछ था ही नहीं ऑब्जेक्शनेबल जो उन सेक्शंस में डिफाइन है ऐसा कुछ। ये तो जानबूझ के हमें परेशान करने के लिए फोरफिट कर दिया है हमारी प्रॉपर्टी को, तो उसकी एक कॉपी वहां पे प्रेजेंट की जाएगी। सबसेक्शन 4 देखिए, द हाई कोर्ट शैल इफ नॉट सेटिस्फाइड, पहली बात तो यहाँ पे वर्ड शैल का यूज किया है। शैल का यूज करने का मतलब क्या है, यहाँ पे हाई कोर्ट के लिए ये मैंडेट है। द हाई कोर्ट शैल if it is not satisfied that the same of the newspaper or the book or the other document contained any such matter as is referred to in subsection 1 of 95 section 95 set aside the declaration of forfeiture। तो हाई कोर्ट को सेट असाइड करना ही पड़ेगा। शैल लिखा है, शैल सेट असाइड द डिक्लेरेशन ऑफ द फोरफीचर। कब? क्योंकि सबसेक्शन 3 में देखिए ना क्या लिखा है, उसने लिखा उस न्यूज़पेपर की एक कॉपी एज एन एविडेंस प्रेजेंट करेंगे, और वो 3 जजेस की जो बेंच है वो देखेगी कि इस न्यूज़पेपर में तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं था, इन्होंने आर्टिकल में कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि सेडिशन से रिलेटेड हो, जो कि ऑब्सीन मटेरियल से रिलेटेड हो, जो कि कोई हेट्रेड क्रिएट करने वाला हो, तो इसको तो गलत तरीके से इन्होंने फोर फीचर का डिक्लेरेशन किया है। तो अगर कोर्ट सेटिस्फाई होता है इस बात के लिए कि सेक्शन 95 सबसेक्शन 1 में जो बातें लिखी गई थी उससे रिलेटेड इसमें कुछ भी नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में द हाई कोर्ट शैल पास द ऑर्डर टू सेट असाइड द डिक्लेरेशन ऑफ फोरफीचर। जो फोरफीचर का डिक्लेरेशन था उसको अपास्त कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा, और इस बात का ऑर्डर किया जाएगा। ये था हमारा सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 96। तो सबसे पहले क्या होगा, क्या है 96? 96 डील कर रहा है, राइट्स दे रहा है किसे, जिसकी प्रॉपर्टी फोरफिट कर ली गई है उसकी, उसके लिए डिक्लेरेशन हो गया उसको। क्या? सबसे पहला सबसेक्शन नंबर 1, विद इन 2 months ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ फोरफीचर आपको एप्लीकेशन फाइल करनी है। सबसेक्शन नंबर 2, कम से कम 3 जजेस या उससे ज़्यादा की बेंच में एप्लीकेशन फाइल होगी या फिर स्पेशल बेंच सेट की जाएगी। एक कॉपी उस पब्लिकेशन की प्रेजेंट की जाएगी एज एन एविडेंस, और जब कोर्ट, हाई कोर्ट इस बात के लिए सेटिस्फाइड हो जाती है कि इस पब्लिकेशन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि ऑब्जेक्शनेबल हो अंडर सेक्शन या फिर पनिशेबल हो अंडर सेक्शन 124A, 153A एंड बी, 292, 293, 295A, ये जो सेक्शन स्पेसिफाइड है इनसे रिलेटेड तो इसमें कुछ है ही नहीं, ये तो गलत तरीके से फोर फीचर का डिक्लेरेशन हुआ है। देन द हाई कोर्ट शैल पास द ऑर्डर फॉर सेट असाइड द डिक्लेरेशन ऑफ फोर फीचर। ये था हमारा सेक्शन 96। किसी के माइंड में कोई कंफ्यूजन अराइज हो रहा हो तो पूछ सकते हैं, और याद रखिएगा हाई कोर्ट की बात आई है तो सिर्फ हाई कोर्ट में ही एप्लीकेशन लगेगी, किसी अदर कोर्ट में नहीं लगेगी, क्योंकि स्पेसिफाई किया है हाई कोर्ट में भी 3 और मोर जजेस की बेंच होनी चाहिए, अगर उससे कम है तो स्पेशल बेंच कंपोज की जाएगी। ठीक है, तो हमने सेक्शन 95 और 96 को डिस्कस किया हमारी आज की क्लास में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से क्लियर हो पाया होगा इजी वे में। कोई कंफ्यूजन अगर है तो आप अभी पूछ सकते हैं, दोबारा देखना चाहें तो मैं इसे अपलोड कर ही दूंगा, कल सुबह ही अपलोड हो जाएगा चैनल पे, आप उसको दोबारा भी देख सकते हैं जिससे कि रिवीजन होता रहे आपका। और अगर अभी कोई डाउट पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं।